नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर। गाइज, आज हम देखेंगे क्लास नंबर 1 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा यूपी सुपर टेट 2022 की। ये क्लास 1 है, ठीक है। और आज हम सबसे पहले जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति से संबंधित क्लास को देखने वाले हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे और इसके बाद मैं आपको MCQ भी कराऊंगी, तो वो भी आप ज़रूर से देखिएगा और अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको कुछ ही टाइम बाद यूपी सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। यूपी के अंदर अभी हाल ही में आयोजित करवाया गया था यूपी टीईटी और उसका रिजल्ट आ चुका है, तो अब आपको यूपी सुपर टेट की वैकेंसी कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और अभी से पढ़ते चलें। सुपर टेट का ये सिलेबस है, मैंने आपको बताया भी था। एक सिलेबस का पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो चैनल पर डला है, तो आप ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि वो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये सारा कुछ है कि कौन सा सब्जेक्ट आना है और कितने नंबर का आना है, क्योंकि आप नंबर देख के करें। अब यूपी सुपर टेट क्या है, अब बिल्कुल कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, और इसमें आपको 120 प्लस नंबर लाने ही पड़ेंगे, तब जाकर कुछ काम हो पाएगा, तब जाकर कोई बात बनेगी। तो इतने नंबर लाने के लिए आपको किस नंबर में कितना प्रयास करना है ये आपको देखना होगा। तो सारे सब्जेक्ट जो आने हैं उनके नंबर भी लिख दिए हैं। आज हम कवर करने जा रहे हैं जीवन कौशल और प्रबंधन और अभिवृत्ति की क्लास नंबर 1, और ये 10 नंबर की बात है। 10 नंबर का ये आना है टॉपिक आपका, ठीक है। तो तैयारी 10 नंबर की है। अब जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर भी कुछ टॉपिक हैं, सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, व्यावसायिक आचरण एवं नीति। दूसरा है प्रेरणा, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका। ये प्रश्न आया भी था यूपी सुपर टेट के अंतर्गत, कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो जो एग्ज़ाम होता है वो रिटन वाला होता है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आंसर लिखा जाता है उसमें। तो बहुत सारे लोगों ने सुविधा प्रदाता लिखा, किसी ने नेतृत्वकर्ता लिखा, किसी ने मार्गदर्शक लिखा। तो सुपर टेट के अंदर इस सारे आंसर को सही माना गया था, और टॉपिक में ये प्रश्न सीधा सीधा दिया गया है कि अधिगम में शिक्षक की क्या भूमिका होती है या किस रूप में भूमिका वो निभाता है। तो सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है, नेतृत्वकर्ता की भी निभाता है, मार्गदर्शक की निभाता है और परामर्शदाता की निभाता है। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट टॉपिक से भी पूछ ले जाते हैं कभी कभी प्रश्न, तो एक बार आप देख लें क्या क्या आपको पढ़ना है आगे। तो ये व्यावसायिक आचरण नीति, ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इसके बाद प्रेरणा, और ये भी इसी में आ जाएगा। फिर शिक्षक की भूमिका और प्रेरणा, ये हम देखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट होगा संवैधानिक और मानवीय मूल। फिर देखेंगे दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, और अगला टॉपिक है मूल्यों के विकास में परिवार व विद्यालय की भूमिका। तो ये सारी चीज़ें हम जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज है हमारा टॉपिक व्यावसायिक आचरण एवं नीति। विदाउट वेस्टिंग का टाइम हम पूरा स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, एक एक चीज़ समझते चलेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको MCQ का एक वीडियो बनाऊंगी, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो पहली चीज़ देखेंगे कि व्यावसायिक आचरण क्या होता है, व्यवसायीकरण होता क्या है। तो व्यवसायीकरण का जो सामान्य अर्थ है किसी भी व्यवसाय विशेष से होता है, ठीक है। व्यवसायीकरण क्या होगा, व्यवसाय को करना। तो व्यवसाय विशेष से इसका अर्थ होता है व्यक्ति जिस व्यवसाय से संबंधित होता है उस व्यवसाय के सदस्य के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, तो लोग आपको उसी के अकॉर्डिंग तो जानेंगे ना। जैसे आप कपड़े का व्यवसाय करते हैं, आपकी कपड़े की दुकान है, तो लोग कहेंगे आप कपड़ा व्यापारी हैं, ठीक है। आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो लोग आपसे कहेंगे कि आप फर्नीचर के व्यापारी हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो व्यवसाय है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना जाएगा। और पहले पुराने ज़माने में तो व्यवस्था ही, जो वर्ग विभाजन था वो व्यवसाय के अकॉर्डिंग ही था। अगला आगे क्या लिखा है कि व्यवसाय को जीविकोपार्जन से संबंधित किया जाता है। व्यवसाय जीविकोपार्जन से संबंधित होता है, जीविका का उपार्जन ही तो है। व्यवसाय के द्वारा ही तो हम जो है जीविका अपनी उपार्जित कर पाते हैं, है ना। क्योंकि व्यवसाय करते हैं हम, जब पैसे कमाएंगे तभी तो खा पाएंगे, तो इससे संबंधित है। अब जिस कार्य एवं गतिविधि के उपयोग से व्यक्ति अपना भरण पोषण करता है, सामान्यतः उस वृत्ति को ही व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। तो एक सरल सी आसान सी परिभाषा हो गई, जिसको आप ये देख लीजिए। जिस कार्य एवं गतिविधि के उपयोग से व्यक्ति अपना भरण पोषण करे उसे ही, उस वृत्ति को ही व्यवसाय के नाम से जानते हैं। अब व्यक्ति किसी न किसी व्यवसाय से अवश्य ही संबंध होगा। व्यवसायीकरण को विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी तरह परिभाषित किया है। तो परिभाषाएं देख लेते हैं, ये पूछी जा सकती हैं, तो नाम से आपको याद रखना है। पहली परिभाषा है श्रीमती RK शर्मा की। इन्होंने कहा कि व्यवसायीकरण शब्द से आशय है समाज के उन दायित्व एवं वर्गों के समूह से जिसे व्यवसाय विशेष का नाम दिया जाता है, और जो समाज और उसके सदस्यों के लिए कल्याणकारी होता है, ठीक है। तो ये कल्याणकारी आप याद रख लें शब्द, और ये किसका है, RK शर्मा का है। अगला है SK दुबे। इन्होंने कहा
व्यवसायीकरण से आशय उस जीविकोपार्जन संबंधी व्यवसाय से है जिसे समाज के एक वर्ग विशेष द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा समाज द्वारा उस व्यवसाय को स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो जहाँ समाज की बात आ गई वहाँ दुबे जी आ गए। ठीक है, जीविकोपार्जन समाज जी कौन है? दुबे जी आ गए। तो ऐसे आप कीवर्ड्स कुछ सेट कर लीजिए, उससे याद कर लीजिए। क्लियर है? तो अब आपको अभी यहाँ तक मेरे अंदाज में समझ में आ गया होगा कि व्यवसायीकरण होता क्या है। ठीक है, ऐसा वृत्ति, ऐसा कार्य जिससे आपका भरण पोषण हो, वो व्यवसाय है। क्लियर है? अब आगे देखिए कि व्यवसायीकरण का शिक्षा से संबंध क्या है, शिक्षा से क्या संबंध होना चाहिए। तो देखते हैं, व्यवसायीकरण एवं शिक्षा एक दूसरे से परस्पर घनिष्ठ संबंध रखते हैं। व्यवसायीकरण एवं शिक्षा एक दूसरे के दो पहलू हैं। ठीक है, अच्छा, आपका शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का मेन उद्देश्य तो यही होता है ना कि आप जीविकोपार्जन कर पाएँ और बहुत ही अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो एक तरीके से वो व्यवसायीकरण से ही संबंधित हो गई। ठीक है, जीविकोपार्जन करना व्यवसायीकरण कहलाता है और शिक्षा से हम क्या उद्देश्य लगाते हैं कि हम जीविका का उपार्जन अच्छी तरह से कर पाएँ, अपना भरण पोषण अच्छी तरह से कर पाएँ। ठीक है, तो एक दूसरे के ये पहलू हो गए, दो पहलू हो गए एक ही चीज़ के, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही व्यवसायीकरण के विभिन्न मार्ग प्रशस्त होते हैं। अब अगर आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो आपके लिए कितने सारे मार्ग खुल जाते हैं, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं कि आप हर तरीके की डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छी समझ हो जाती है, बिजनेस की भी समझ हो जाती है। ठीक है, तो शिक्षा बहुत सारे व्यवसाय का मार्ग प्रशस्त करती है। इतना मान के चलें तो शिक्षा और व्यवसायीकरण का घनिष्ठ संबंध होता है। इसके अलावा शिक्षा के द्वारा ही छात्र अपने भावी जीवन के लिए उचित व्यवसाय का चयन करने के लिए, ठीक है, सोच पाते हैं। उनमें इतना विवेक बुद्धि आती है कि वो सोच पाएँ कि हम अपने भविष्य में कौन सा व्यवसाय करें और किस दिशा में जाएं। ठीक है, और शिक्षा व्यवसायीकरण के बहुत सारे क्षेत्रों का विकास करती है। इसके बाद व्यवसायीकरण की प्रक्रिया का विकास समाज और देश की शिक्षा की व्यवस्था पर ही निर्भर करता है। ठीक है, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था जितनी अच्छी होगी, जितनी हाई लेवल की होगी, जितने उच्च स्तर की होगी, तो उस देश में व्यवसायीकरण की विविधताएं ज़्यादा होंगी, व्यवसायीकरण उतना ही तीव्र होगा। ठीक है, जो वहाँ पर जो बिजनेस होगा, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो उतना ही तीव्र होगा जहाँ की शिक्षा बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इसके बाद क्या याद रखें, अगला आप देख सकते हैं कि वर्तमान परिवेश में जो व्यवसायीकरण है वो शिक्षा से संबंध है। अब शिक्षा क्या है, मानव को कल्याणकारी बनाती है, मानव की सोच को बेहतरीन करती है। तो शिक्षा मानव को कल्याणकारी मार्ग की तरफ प्रशस्त करती है। इसलिए शिक्षा जो है वो रोजगार उन्मुखी होनी चाहिए। तो आपकी अगर पूछे प्रश्न आपसे कि शिक्षा आपकी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, रोजगार उन्मुखी होनी चाहिए, जिससे रोजगार मिल सके। इसलिए आप देख रहे होंगे कि अभी आजकल जो गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं वो किस लिए, वो स्किल को डेवलप करने के लिए चलाई जा रही हैं, ताकि आपकी स्किल्स डेवलप हो और आप अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकें, अच्छा व्यवसाय कर सकें और अपनी जीविका को अच्छे से उपार्जित कर सके, अपना भरण पोषण अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, तो शिक्षा व्यवस्था भी ऐसी हो रही है जिससे आपका कौशल डेवलप हो, स्किल डेवलप हो। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या है, शिक्षा में बाधक क्या होता है? शिक्षा में सबसे बड़ा बाधक जो होता है वो होता है बाल श्रम। बच्चे जो हैं निर्धनता की वजह से, गरीबी की वजह से या किसी भी पारिवारिक परिस्थिति की वजह से बाल श्रम करने लगते हैं। और जब बच्चा ही बाल श्रम करेगा, बच्चा ही काम करेगा, तो वो पढ़ेगा कैसे, या फिर उसके ऊपर पढ़ाई का दबाव होगा तो वो स्कूल नहीं जा पाएगा। मतलब स्कूल जाएगा भी और अगर काम भी करेगा तो दोनों चीज़ें उस छोटी सी अवस्था में, बचपन की अवस्था में इतना भार सहना उनके लिए सही नहीं हो, वो कहीं ना कहीं से उनकी शिक्षा में बाधक होगा ही होगा, है ना? सही है। तो बाल श्रम क्या है, शिक्षा में सबसे बड़ा बाधक है। बाल श्रम का अर्थ क्या होता है, होता क्या है बाल श्रम? तो बाल श्रम होता है ऐसा कार्य जो कि बच्चे के लिए खतरनाक हो और नुकसानदायक हो। ठीक है, जो बच्चों को शिक्षा से दूर रखे, इसके साथ ही जिसमें बच्चों पर दोहरा बोझ हो, यानी कि बच्चों से शिक्षा भी कराई जाए, साथ में साथ काम भी कराई जाए। मतलब बच्चे पढ़ाई भी करें और बाहर जाकर काम भी करें, तो ये बच्चों पर दोहरा बोझ हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बाल श्रम के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद इसको रोकने के सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए। ठीक है, अच्छा, बाल श्रम का सबसे निकृष्टतम रूप क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट याद रखें। तो बच्चों से गुलामी करवाना या गुलामी के समान कोई प्रथा या फिर अवैध कार्य के लिए बच्चों का उपयोग किया जाना बाल श्रम का सबसे बुरा रूप है, सबसे निकृष्टतम रूप माना जाता है। याद रखें ये पॉइंट। इसके बाद भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सभी प्रकार के व्यवसायिक कार्यों में लगाने से प्रतिबंध है। मतलब आप 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको किसी भी व्यवसाय कार्य में नहीं लगा सकते। इसका प्रतिबंध हमारी सरकार ने लगाया है, हमारे संविधान ने लगाया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद बाल श्रम के उन्मूलन से संबंधित कुछ समितियां हैं जो पूछी जा सकती हैं, तो ये एक बार देख लीजिए।
अच्छा, हमारी जो सरकार है इसने बाल श्रम को ख़त्म करने के लिए, इसका उन्मूलन करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। तो गुरुप्रदत्त स्वामी समिति आई, हरवंश समिति आई, सनत मेहता समिति आई, सिंघवी समिति आई, और इसके बाद राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987। तो ये सारे जो प्रयास हैं सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए और इनके माध्यम से बाल श्रम के उन्मूलन का प्रयास किया गया। अब सरकार की इसी कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, जो सबसे महत्वपूर्ण पहल थी, वो थी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 वाला। 2009 वाला जो एक्ट था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था और इसके द्वारा बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। अच्छा, हमारे संविधान में भी है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, तो इसको भी जोड़ा गया था। तो इसके तहत बाल श्रम को उन्मूलन के जो प्रयास है वो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने पढ़ा कि व्यवसायीकरण क्या होता है और व्यवसायीकरण और शिक्षा का संबंध क्या होता है। इसके बाद हमने देखा कि बाल श्रम क्या होता है और बाल श्रम के उन्मूलन के प्रयास देखे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ये टॉपिक कवर कर लिए। अब हम देखेंगे शिक्षण प्रक्रिया के चरण क्या क्या होते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया कैसे होती है। शिक्षण प्रक्रिया एक 3 चरणों में होती है, ठीक है। इसके 3 चरण हैं। पहला है शिक्षण के पूर्व क्या होना चाहिए, फिर शिक्षण के दौरान क्या होना चाहिए और फिर शिक्षण के बाद, यानी कि शिक्षण पूर्व, शिक्षण या अधिगम प्रक्रिया और फिर शिक्षणोत्तर। ये 3 इसके जो स्टेप हैं ये होते हैं 3 चरण शिक्षण प्रक्रिया के। अब पहले चरण में क्या होता है। पहले चरण में होता है पाठ योजना। किसी भी पाठ को तैयार करना या फिर पाठ की आयोजना बनाना पहले चरण में शामिल होता है। शिक्षण पूर्व यानी कि शिक्षण के पहले पाठ योजना तैयार हो जानी चाहिए। इसके बाद शिक्षण या फिर अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है, जो पाठ्य योजना तैयार की होती है उसी का निष्पादन और अधिगम का मूल्यांकन इस चरण के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला चरण है शिक्षणोत्तर चरण। तो इस चरण में क्या होता है, शिक्षणोत्तर चरण में निष्पादन और मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों की समस्याओं का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। स्वयं के निष्पादन पर विचार करना भी इसी में शामिल होता है। इसके बाद इस चरण में निश्चित किया जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन भी ला सके, ठीक है। समय के अनुसार परिवर्तन जरूरी होते हैं, जानते हैं ना कि जैसे आज जो समय है कल तो वो समय नहीं रहेगा ना। कल हो सकता है और अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए और अच्छे संसाधन आ जाएं, है ना। तो विकास तो होता ही रहता है। तो जैसे आज पहले के ज़माने में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था और उसके बाद ग्रीन बोर्ड से आए, उसके बाद डिजिटल बोर्ड आ गया आज के समय में। हो सकता कल और हाईटेक टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसके द्वारा शिक्षण कार्य किया जाए। तो इस तरीके से शिक्षण की प्रक्रिया को परिवर्तित करना, सिलेबस को चेंज करना, ये सब शिक्षणोत्तर चरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। सो गाइस, ये हमारा टॉपिक था, हमने जिसके अंतर्गत देखा व्यावसायिक आचरण और नीति। अब हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा शिक्षण की भूमिका। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे शिक्षण की भूमिका। और इन सारे जो टॉपिक्स हैं जीवन कौशल प्रबंधन अभिवृद्धि के, हम जो सारे टॉपिक्स अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे यहाँ पर, ये सारे हमको इसके अंतर्गत 6 टॉपिक कवर करने हैं। ये 6 टॉपिक कवर करने के बाद इसके हम MCQ सॉल्व करेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और फिर आपको कहीं से भी पढ़ने की नीड नहीं होगी और इसी से आपके प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स क्रैक ऑल द एग्जाम। आसानी से आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर लें। कमेंट करके बताएं कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आप सुपर टेट का पढ़ना पसंद करेंगे। एंड दोस्तों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और सारी अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टा पेज, टेलीग्राम या फिर कूपर। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी अपडेट मिलती रहती है, साथ ही साथ आपको PDF भी मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप योर GK लाइब्रेरी टाइप करके भी सिंपली आप पहुँच सकते हैं चैनल पर। किसी भी मीडिया आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योर GK लाइब्रेरी आप टाइप करेंगे तो आपको हमारा पेज या फिर हमारा चैनल मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।